नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आरआरबी ग्रुप डी 2026, जिसकी दोस्तों हम लोग पर डे आप लोगों के लिए मॉडल पेपर यानी कि आप लोग ये कहिए कि प्रैक्टिस सेट पर डे आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। आज दोस्तों जीके जीएस के हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अभी जो पिछले जितने भी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट लेवल में इनमें सब में एग्जाम हुए हैं, उन्हीं सब क्वेश्चन को हम लोगों ने कलेक्ट करके आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस का 20 मतलब शायद दोस्तों 22 क्वेश्चन है हम लोगों ने इसमें कवर कराए हैं। ठीक है, तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से कवर कीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 38 नंबर से दोस्तों स्टार्ट है क्वेश्चन। ठीक है, 38 नंबर से लेकर के 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने आज इसमें कवर कराए हैं, यानी कि 22 क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किस आर्टिकल के द्वारा? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 37 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 37 ये दोस्तों बताता है, क्या कहता है कि ये जो डीपीएसपी हैं इनको किसी न्यायालय के द्वारा यानी कि किसी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, इनको हम लोग कोर्ट के द्वारा लागू करवा सकते हैं, यानी कि न्यायालय के द्वारा इनको लागू किया जा सकता है। और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को इनको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग मतलब देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 38। इसमें बताया गया है कि जो राज्य है, राज्य को क्या करना है? कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, ये राज्य क्या करेगा कि अपने आप को कल्याणकारी बनाएगा, ऐसा बनाएगा कि इससे जो दूसरे मतलब राज्य में रहने वाले जितने भी निवासी हैं, राज्य में रहने वाले जितने भी और भी निवासियों के अंतर्गत केवल दोस्तों आदमियों से ही नहीं है, जितने भी जंगल में रहने वाले जानवर हैं, हमारे सब कुछ प्रकृति का संरक्षण है, इस सभी को कल्याणकारी बनाना है, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, और दोस्तों आर्टिकल नंबर 39 दिया हुआ है। इसमें भी दोस्तों यही बताया गया है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे कि मतलब राज्य के हर एक आदमी का यानी कि समाज का आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सभी रूप से कल्याण निश्चित हो, यानी कि नीति बनाए, कल्याणकारी नीति। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कल्याणकारी नीति बनाए, ये आर्टिकल नंबर 33 मतलब 39 में बताया गया है। राज्य क्या करे? कल्याणकारी नीतियां बनाए। और जो एक बचा है आर्टिकल नंबर 40, इसमें बताया गया है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। इसमें ग्राम पंचायत का गठन, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारा भारत आजाद हुआ था, यानी कि सबसे पहले तो 2 नंबर आएगा, यानी कि देखते हैं ऑप्शन में 2 नंबर किस किस ऑप्शन में दिया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दोस्तों 1947 से लेकर के 1964 तक बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद दोस्तों 2 वर्ष का गैप रहा, 1964 से 1966। गैप क्या रहा दोस्तों? उसके बीच में गुलजारी लाल नंदा आए और एक लोग और आए, फिर गुलजारी लाल नंदा आए। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये दोस्तों 1966 से लेकर के 1977 ईस्वी तक, कब? 77 नंबर तक ये दोस्तों बनी इंदिरा गांधी, यानी कि पहले 2 नंबर उसके बाद 1 नंबर। केवल एक ही ऑप्शन दोस्तों मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको अगर दोस्तों मोरारजी देसाई और चरण सिंह का नहीं भी पता है तो हम लोग ऑप्शन से, मैंने बताया केवल हम लोगों को 2 ऑप्शन, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू तो हमने देखा 2 नंबर ऑप्शन केवल एक में है, यानी कि ए नंबर और डी नंबर हट गया, बी नंबर और सी नंबर बचा। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल आता है 1966 से 1977 तक, काफी लंबा कार्यकाल था दोस्तों। ये 2 नंबर ऑप्शन केवल सी नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके बाद मोरारजी देसाई, इनका दोस्तों 1977 से लेकर के 1979 तक, 79 तक, 77 से 79 तक। और चौधरी चरण सिंह, इनका 79 से
1980 तक, केवल 1 साल का इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आज का 3rd नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और खाली स्थान किस स्थान में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। सबसे पहले तो हम लोग ये पता करेंगे कि फ्रांसीसी भारत में कब आए थे। 1964 ईस्वी में 1964 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और फिर वो लोग दोस्तों भारत आए, यानी कि 1964 ईस्वी में आ गए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1964 ईस्वी में फ्रांसीसी दोस्तों भारत में आए। 1968 ईस्वी में सूरत में उन्होंने दोस्तों अपना पहला कारखाना खोला, यानी कि फर्स्ट नंबर का कारखाना खोला। दूसरा कारखाना उन्होंने 1969 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दोस्तों खोला। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर, मसूलीपट्टनम, जिसको दोस्तों मछली मतलब मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मछलीपट्टनम। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा कारखाना उन्होंने मतलब 1900 कह रहा हूं दोस्तों, ये सब 1600 चल रहा है। ठीक है, 1664 ईस्वी में इन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सॉरी दोस्तों, गलती से निकल गया है। 1668 ईस्वी में इन्होंने पहला कारखाना अपना मतलब सूरत में स्थापित किया। उसके बाद 1669 में दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम यानी कि मसूलीपट्टनम में, और तीसरा कारखाना 1773 ईस्वी में शायद ये उन्होंने दोस्तों मतलब कहाँ पर, 1673 ईस्वी में कोलकाता में इन्होंने स्थापित किया। ठीक है, दो दोस्तों कंफर्म है, तीसरा भी शायद कंफर्म है, बिल्कुल करेक्ट ही है तीसरा कारखाना। यानी कि हम लोगों को दो उसने पूछा है, पहला 1668 में, दूसरा 1669 में। पहला दोस्तों सूरत में और दूसरा मछलीपट्टनम यानी कि मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ये दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। चलिए, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया था। आमरण कह रहे थे कि जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक अनशन करते रहेंगे। सितंबर 1932 ईस्वी में कह रहा है कि नंबर ए में सत्याग्रहियों के रिहाई के लिए, नंबर 2 में गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के लिए, या नंबर सी में मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में, या नंबर डी में कलकत्ता में भड़के दंगे के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड, कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड को हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, ये दोस्तों इन्होंने निकाल दिया था संप्रदाय यानी कि सभी धर्मों के लिए एक पंचाट। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में यरवदा जेल में, इसमें दोस्तों जेल में रहते हुए, यरवदा जेल जो कि दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसी जेल में इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यरवदा जेल से दोस्तों रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। इसमें पूछता है कि दोस्तों पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था, वो तो दोस्तों 1932 में हुआ था, ये तो पता है, लेकिन कहां पर हुआ था, तो दोस्तों ये यरवदा जेल में ही हुआ था। अब बताइए आप लोग कमेंट करके कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, एक तो दोस्तों महात्मा गांधी थे और दूसरे कौन थे, ये आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और एक दूसरा कौन था जिसके बीच में हुआ था। 1932 में यरवदा जेल में, पुणे में दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रहा हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में, दूसरा युद्ध पानीपत का कब हुआ था, 1556 ईस्वी में, कह रहा है कि किसे पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चंगेज खान को, ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह, ऑप्शन नंबर सी हेमू विक्रमादित्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हेमू विक्रमादित्य हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नवंबर मतलब सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, चलिए यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। सी नंबर हेमू विक्रमादित्य क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों अकबर मात्र 13 या 14 वर्ष का था। ठीक है, अकबर का दोस्तों संरक्षक था बैरम खान। कौन था, बैरम खान। इसी के द्वारा दोस्तों
हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, फर्स्ट नंबर है दोस्तों पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। कल दोस्तों 11 जुलाई था। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी था। ये दोस्तों मुझको याद आ गया, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। 11 जुलाई को क्या था? विश्व जनसंख्या दिवस। उत्तर प्रदेश की बात हो गई, जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई। यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश यूपी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, यूपी केवीआईबी, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में दोस्तों हुई। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा। चलिए आगे, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नागा पहाड़ी, सबसे पहले तो ये पता करिए कि नागा पहाड़ी है कहाँ पर। नागा पहाड़ी जैसा कि नाम से ही दोस्तों स्पष्ट हो रहा है, नागा यानी कि नागालैंड में स्थित है नागा पहाड़ी। ये दोस्तों नागालैंड और जो बगल वाला हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, कौन सा? म्यांमार, इसकी दोस्तों सीमा पर स्थित है नागा पहाड़ी। ठीक है, इसकी सीमा पर स्थित है। और दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारामती 3826 मीटर ऊंचाई की दोस्तों है ये सारामती पहाड़ी, यानी कि सब मतलब सारामती चोटी, जो कि नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग पूछ सकता है कि नागा पहाड़ी किसकी सीमा पर, तो नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट, कौन सा? ब्रेड बास्केट यानी कि अनाज की टोकरी, क्या दोस्तों? अनाज की टोकरी कहा जाता है ब्रेड बास्केट। ठीक है, किस बायोम को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्य अक्षांशीय घास स्थल, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मध्य अक्षांशीय घास स्थल, इनको दोस्तों शीतोष्ण घास मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, तो जो ठंडे घास के मैदान होंगे उन्हीं को कहा जाता है मध्य अक्षांशीय घास स्थल, यानी कि इन्हीं को विश्व की ब्रेड बास्केट यानी कि अनाज की टोकरी कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से मध्य अक्षांशीय घास स्थल इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का, कौन सा? उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है प्रेयरी। ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान आते हैं। नंबर 2 में दोस्तों आ जाता है यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों की मतलब साझी जगह पर, उसको कहा जाता है स्टेपी। ये भी दोस्तों ठंडे घास के मैदान होते हैं। नंबर 3 में दोस्तों आ जाता है दक्षिण अमेरिका का, कौन सा? दक्षिण अमेरिका के पंपास घास के मैदान। कौन से दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में पूछ लेता है कि कौन से घास के मैदान? पंपास घास के मैदान। और नंबर 4 में दोस्तों आ जाता है दक्षिण अफ्रीका के, कौन से? दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड घास के मैदान। क्या कहा जाता है उनको? उनको कहा जाता है वेल्ड। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान, यूरेशिया के स्टेपी घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका के पंपास घास के मैदान और दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड घास के मैदान, ये सभी मध्य अक्षांशीय घास स्थल के अंतर्गत आते हैं, जिनको कि दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान भी कहा जाता है। और इन सभी मैदानों को अनाज की टोकरी यानी कि विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। मेरे सेशन में दोस्तों यही रहता है, मैं जब भी जीके जीएस का मतलब किसी भी लेक्चर लेके आता हूँ किसी भी सब्जेक्ट का, तो क्या है कि मेरे सेशन में दोस्तों बातचीत नहीं होती है। ठीक है ना, मैं केवल दोस्तों जो काम की बातें हैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को डिलीवर करूंगा। आप लोग इनको अच्छे से अपने माइंड में बैठाइए, याद करिए उनको, अपने मतलब बिल्कुल छाप लीजिए दिमाग में। ऐसे ही हम लोगों को दोस्तों सेशन रहता है। ठीक है, इसमें बातचीत का कोई काम नहीं रहता। तो आप लोग दोस्तों ये मत सोचा करिए कि सर तो कोई बात ही नहीं करते हैं, तब कहाँ से बात करें दोस्तों यार। टाइम है नहीं आप लोगों के पास, 3 तारीख आने वाली है। आज मुझको लगता है 12 तारीख हो गई। 3 तारीख, कितने दिन बचे हैं? मात्र दोस्तों 10-15 दिन का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। अब बातचीत करने का कोई टाइम है नहीं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 46। कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी यानी कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो दोस्तों ये शहरी आवास योजना है तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2015 ईस्वी में इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना का दोस्तों क्या है, उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग को पक्का घर प्रदान करना। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है सभी के लिए आवास। लक्ष्य है दोस्तों इसका सभी के लिए आवास। ये है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लक्ष्य। 2015 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई और सभी के लिए लक्ष्य इसका मतलब सभी के लिए आवास, यही उसका लक्ष्य है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। फिर से आ गया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा उत्पाद में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, कह रहा है कौन सा क्षेत्र है। नंबर ए में प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 में द्वितीयक क्षेत्र या नंबर 3 में सेवा क्षेत्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का दोस्तों सबसे ज्यादा योगदान है, लगभग 50% से अधिक योगदान सकल घरेलू उत्पाद में दोस्तों सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, और नंबर सेकंड में दोस्तों आता है द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि दूसरे नंबर पर द्वितीयक क्षेत्र यानी कि विनिर्माण क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, विनिर्माण क्षेत्र होता है। ठीक है, इंडस्ट्री वाला क्षेत्र होता है, उद्योग वाला क्षेत्र होता है। इसमें दोस्तों सेकंड नंबर में स्थान आता है। और फर्स्ट नंबर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, ये फर्स्ट नंबर मतलब थर्ड नंबर में इसका स्थान आता है सकल घरेलू उत्पाद में। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक पदार्थ आते हैं। ठीक है, यानी कि कृषि, मछली पालन, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गीडा GIDA का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नंबर बी में कह रहा है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो यही दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1989 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी गीडा की। ठीक है, और फिर दोस्तों इसी की तर्ज पर यानी कि गीडा की तर्ज पर नोएडा की स्थापना की गई। ये जो हम लोग नोएडा नोएडा मतलब औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और लीडा LID लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसी की तर्ज पर गीडा की तर्ज पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किसकी तर्ज पर। तो गीडा की तर्ज पर 1989 ईस्वी में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को इसकी निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 वर्ष के लिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना होती थी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लेकिन 1 वर्ष पहले यानी कि 4 वर्ष में ही इसको समाप्त कर दिया गया। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 से पांचवी यानी कि राइमिंग बन गई, हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर पंचवर्षीय योजना निकल के आ गई। 1974 से लेकर के 1989 तक दोस्तों ये संभावित होने वाली थी, लेकिन दोस्तों इसको जनता दल ने यानी कि जनता पार्टी ने जनता दल के द्वारा 1978 में समाप्त करके 1978 में क्या किया, 1978 ईस्वी में इसको समाप्त करके रोलिंग प्लान शुरू कर दिया। 1978 में समाप्त करके रोलिंग प्लान शुरू किया। ठीक है, ये भी पूछ लेता है, ये भी याद रखिएगा कि किस जनता मतलब किस दल ने 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया और रोलिंग प्लान शुरू किया, तो ये हो जाएगा जनता दल के द्वारा। और दोस्तों एक चीज इसमें और था कि यही योजना न्यूनतम आवश्यक योजना कार्यक्रम की शुरुआत के लिए भी जानी जाती है, MNP के लिए। ठीक है, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए जानी जाती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो कि 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेक इन इंडिया, इंडिया में ही मेक करना है यानी कि बनाना है। मेक मीन्स बनाना, इंडिया में हमको बनाना है कोई भी काम। कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2014 में, ऑप्शन नंबर बी 2015 में, ऑप्शन नंबर सी 2017 में, या ऑप्शन नंबर डी 2016 ईस्वी में। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2014 ईस्वी में 25 सितंबर 2014 ईस्वी को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था कि भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। क्या करना है? वैश्विक विनिर्माण, वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। किसको? भारत को। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। हमसे पूछ लेता है कि बताइए मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो इसका लोगो दोस्तों लायन यानी कि शेर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वृक्क में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन सी प्लीहा में, या ऑप्शन नंबर डी मूत्राशय में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यकृत में क्या हो जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यकृत, इसी में होता है यूरिया का निर्माण। यूरिया, यूरिया कैसे निर्माण होता है? यकृत है दोस्तों, वो अमोनिया जैसे हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, अमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थ, ये अमोनिया दोस्तों हानिकारक पदार्थ है। इस सभी हानिकारक पदार्थों को यूरिया में दोस्तों बदल देता है यकृत। क्या कहता है? अमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थों को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, और वृक्क यानी कि किडनी, इसका क्या काम होता है? यूरिया यानी कि लीवर, मतलब यकृत यानी कि लीवर, इसका काम क्या है? किडनी का। इसका काम है दोस्तों कि यूरिया को रक्त से अलग करके, रक्त से यूरिया अलग करके मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, ये दोस्तों काम हो जाता है किडनी का यानी कि वृक्क का। ये हमसे पूछता अगर कि यूरिया को बाहर शरीर से कौन निकालता है? वो यकृत। यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? वो यकृत में यानी कि लीवर में। ठीक है, कैसे? अमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थों से यकृत क्या करता है? यूरिया का निर्माण कर लेता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया साइंस वाला। कह रहा है कि किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? मां से मार्स और मां से मीथेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CH4 ये होता है मीथेन का रासायनिक यानी कि केमिकल फॉर्मूला। इसी को मार्स गैस यानी कि इसको दोस्तों दलदली गैस भी कहा जाता है। अब इसके नाम से दोस्तों स्पष्ट हो रहा है दलदली गैस यानी कि दोस्तों दलदल वाले स्थानों में पाई जाती है। और दलदल वाले स्थानों में जो पेड़ के पौधों की पत्तियां होती हैं, वनस्पतियां होती हैं, इनके सड़ने से दोस्तों ये मतलब उत्पन्न होती है मार्स गैस। और मार्स गैस तो दोस्तों और भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ये दोस्तों मुख्य रूप से CNG गैस जो भी गाड़ियों में भरी जाती है, इसका दोस्तों मुख्य घटक होती है मार्स गैस। ठीक है, क्या है? CNG गैस का मुख्य घटक है मार्स गैस। और उसके बाद दोस्तों एक और, ये जो मतलब CNG गैस हो गई, और उसके बाद बायोगैस। ठीक है, ये जो हम लोग बायोगैस बनाते हैं ना, जिससे अपनी लाइट बनती है ये कूड़ा कचरा से, तो मैंने बताया कि ये वनस्पति पेड़ पौधे इनके सड़ने से उत्पन्न होती है, तो बायोगैस इससे भी उत्पन्न होती है। इसका भी मुख्य घटक है मीथेन गैस यानी कि CH4। और दोस्तों मीथेन गैस धान के खेत में दोस्तों सबसे ज्यादा पाई जाती है, मतलब धान के खेत से उत्पन्न होती है। और ये जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर, जैसे कि भैंस हो गई, बकरी हो गई, गाय हो गई, इनसे भी दोस्तों मीथेन गैस ही उत्सर्जित होती है। ठीक है, जुगाली करने वाले जानवरों से मीथेन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जुगाली करने वाले जानवरों से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस यानी कि मार्स गैस। ठीक है, सब कुछ मैंने मीथेन गैस के बारे में बता दिया, आप लोग सब कुछ याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांडी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? सांडी पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर ए हरदोई, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। सांडी पक्षी विहार, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में दोस्तों की गई थी। ठीक है, ये दोस्तों दहर झील भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहर झील। ये दोस्तों आगे दा बना हुआ है, दहर झील भी कहते हैं सांडी पक्षी विहार को। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं?
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी 3 टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी 4 टाइगर रिजर्व या ऑप्शन नंबर डी 5 टाइगर रिजर्व। दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों हो जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। दूसरा हो जाएगा दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पीलीभीत, ये दोस्तों पीलीभीत में और शाहजहांपुर में स्थित है। नंबर तीसरा हो जाएगा दोस्तों अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों बिजनौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिजनौर, ठीक है। और चौथा हो जाएगा दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों चित्रकूट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों पीलीभीत में स्थित है और शाहजहांपुर में स्थित है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, ये दोस्तों लखीमपुर में स्थित है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। शाहजहांपुर भी लिख देता हूं मैं छोटा छोटा, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीलीभीत और शाहजहांपुर, अमनगढ़, बिजनौर, रानीपुर, चित्रकूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55, आज के जमाने का क्वेश्चन आ गया, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि बताइए इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज, इनको दोस्तों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है, इंटरनेट का नहीं कहा जाता है। टिम बर्नर्स ली, इनको भी दोस्तों किसी का जनक कहा जाता है, लेकिन याद नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, विंट सर्फ, यही राइट आंसर हो जाएंगे। इन्हीं को दोस्तों इंटरनेट का जनक कहा जाता है। एक दोस्तों विंट सर्फ, और इनके साथ में एक और है, उनका नाम है बॉब कार्न। क्या है उनका नाम? उनका नाम है बॉब कॉन। ये दोस्तों दो लोग हैं, विंट सर्फ और बॉब कॉन। इन्होंने दोस्तों मिल करके टीसीपी और आईपी, ये एक हो गया ट्रांसफर कॉल प्रोटोकॉल और आई हो गया इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इसी का मिल करके इन दोनों ने आविष्कार किया था, ठीक है, आविष्कार किया। यही दोस्तों इंटरनेट का मुख्य आधार है, ठीक है। इंटरनेट का मुख्य आधार यानी कि मुख्य बेस है टीसीपी ट्रांसफर कॉल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी का आविष्कार विंट सर्फ और बॉब कॉन के द्वारा किया गया। इसी वजह से इंटरनेट का जनक विंट सर्फ को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में बॉब कॉन दे तो बॉब कॉन भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर सुरक्षा की दुनिया में हैकर्स को आकर्षित करने और उनकी हमले की तकनीकी का अध्ययन करने के लिए जानबूझकर बनाए गए एक नकली और असुरक्षित सिस्टम को क्या कहा जाता है? जो साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा दोस्तों जो साइबर हैकर्स हैं उनको पकड़ने के लिए एक जानबूझकर नकली और असुरक्षित सिस्टम बनाया जाता है। तो हमसे पूछ रहे हैं बताइए उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फायरवॉल, दोस्तों ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि हनी पॉट, यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके नाम से दोस्तों स्पष्ट है, हनी, हनी मीन्स शहद, यानी कि शहद रखने वाला बर्तन। जैसा कि दोस्तों इसका मीठा मीठा नाम है, यानी कि ये नकली और असुरक्षित सिस्टम है। इसमें क्या है कि इसमें बताया मैंने कि साइबर सुरक्षा द्वारा बिछाया गया एक जाल या ट्रैप होता है। इसमें जो साइबर हैकर्स होते हैं इनको लगता है कि ये कोई ओरिजिनल साइट है, ओरिजिनल सिस्टम है, और वो उसमें जाते हैं और उसमें छेड़छाड़ करते हैं, जिससे कि साइबर सुरक्षा वाले जो विशेषज्ञ हैं वो उनको ट्रैप करके पकड़ लेते हैं, ठीक है। ट्रैप करने के लिए हनी पॉट, तो आप लोग साइबर क्राइम्स को ट्रैप करने के लिए कौन सा सुरक्षा सिस्टम? हनी पॉट सुरक्षा सिस्टम, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग किसी कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की जांच कितने समय बाद नहीं कर सकते? जैसे मान लो आज 12 जुलाई है, आज 12 जुलाई को मानवाधिकार उल्लंघन का कोई मामला घटित हो जाता है, तो कह रहा है कि अब आज घटित होने के बाद अगर कितने दिन बीत जाए तो उसके बाद इसका मामला मतलब पेंडिंग में खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस मामले की सुनवाई नहीं होगी। दोस्तों घटना के 1 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आज 12 जुलाई 2026 है, आज अगर कोई मामला घटित होता है तो दोस्तों 12 जुलाई 2027 के बाद अगर इसके पहले इसमें कुछ नहीं कार्रवाई होती है तो इसके बाद इसमें दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि इसके
मामले की जांच कुछ नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1993 ईस्वी में दोस्तों आया था मानवाधिकार एक्ट, और इसी मानवाधिकार एक्ट की दोस्तों धारा 36(2) यानी कि सेक्शन 36(2) के अंतर्गत यह बताया गया है, ठीक है, कि वैधानिक सीमा बताई गई है, लीगल लिमिट। ठीक है ना, वैधानिक सीमा, वैधानिक सीमा कितनी है? 1 साल की सीमा है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के अशांत क्षेत्रों में उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने वाला कानून, सशस्त्र बल को यानी कि आर्म्ड फोर्स को विशेष कानून यानी कि विशेष अधिकार देने वाला कानून AFSPA अफस्पा पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? अफस्पा यानी कि इसका पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। अफस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेज, कौन सा? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट कह रहा है कि सबसे पहले 1958 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद के द्वारा 11 सितंबर 1958 ईस्वी को सबसे पहले इसको पारित किया गया था। ठीक है, यह कानून दोस्तों ऐसा है कि सेना को यानी कि आर्म फोर्स को और केंद्रीय बलों को ऐसे क्षेत्र जो कि दोस्तों अशांत क्षेत्र हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर और पूर्व के राज्य, उनमें क्या है कि उनको ऐसे अधिकार देता है कि बिना वारंट के किसी को भी वो गिरफ्तार कर सकते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्या बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, किस लिए? सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है कि रोजगार खोजने और पेशेवर नेटवर्किंग के लिए, रोजगार को खोजने के लिए और पेशेवर नेटवर्किंग के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, मतलब लिंक्डइन का अधिग्रहण किस प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने कर लिया था? लिंक्डइन, इसको कह रहा है कि किसने इसका अधिग्रहण किया। सबसे पहले तो हम लोग ये देखें इसकी स्थापना कब हुई थी। लिंक्डइन की स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? रीड हाफमैन, आधे आदमी थे ये, रीड हाफमैन, हाफमैन थे। 2002 ईस्वी में लिंक्डइन की स्थापना की गई। और लिंक्डइन है क्या? ये सबसे बड़ा रोजगार खोजने और पेशेवर नेटवर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म है। फिर दोस्तों इसका अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कर लिया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया। कितने में खरीदा? 26.2 बिलियन डॉलर में। ठीक है, ऐतिहासिक सौदा दोस्तों हुआ था माइक्रोसॉफ्ट। आप लोग बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन से हैं? किसने माइक्रोसॉफ्ट का मतलब स्थापना की थी? ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, उम्मीद है दोस्तों क्लास आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को कवर कराया है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में 100% आने की संभावना भी रखता है। तो आप लोग इस पूरी क्लास को बिल्कुल अच्छे से तैयार कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से तैयार कीजिएगा कि जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और दोस्तों मैं अभी शाम को आप लोगों को एक साइंस का इंपॉर्टेंट वाला सेशन लेके आऊंगा, क्योंकि उसमें दोस्तों ग्रुप डी में क्या है कि सबसे ज़्यादा तो दोस्तों रीजनिंग का वेटेज रहने वाला है। 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, उसके बाद दोस्तों 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, उसके बाद दोस्तों 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, और जीके के दोस्तों 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये दोस्तों हमारा सिलेबस रहने वाला है। तो मैंने अभी जीके के 20 क्वेश्चन करवाए, अब मैं साइंस के 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए शाम को लेकर के आऊंगा, तो आप लोग उसको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पहले आज का लास्ट क्वेश्चन फिनिश करते हैं। कह रहा है कि भारत के पुलिस बलों के लिए, मतलब भारत के पुलिस बलों के इतिहास, उनकी वीरता, जांच उपकरणों और उनके द्वारा जब्त किए गए हथियारों को प्रदर्शित करने वाला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय की स्थापना 1951 ईस्वी में, मतलब 1991 ईस्वी में की गई थी। अभी दोस्तों एक नया राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय 2018 ईस्वी में पीएम मोदी के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया।
चाणक्यपुरी में। कहाँ पर? दिल्ली में चाणक्यपुरी में दोस्तों स्थित है राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय। अभी जो नया वाला खुला है 2018 ईस्वी में, ठीक है। इसको क्या किया गया है कि पुलिस स्मारक परिसर में ही भूमिगत रूप से बनाया गया है, ठीक है। जो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक है चाणक्यपुरी में, इसी परिसर में यानी कि उसी बाउंड्री के अंदर बना दिया गया है राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय नई दिल्ली में 2018 ईस्वी में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट वाला सेशन, जो कि दोस्तों अब यहीं पर पे फिनिश होता है। अब आप लोगों की दोस्तों बारी है, आप लोग वीडियो को अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को दोस्तों सेशन कैसा लगा। और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हों उनको दोस्तों वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि टाइम अब नहीं बचा हुआ है ग्रुप डी के पेपर का। क्या पता दोस्तों उनका 3 तारीख को ही पेपर लग जाए, तो दोस्तों थोड़ा बहुत उनका भी भला हो जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप लोग सेशन को अच्छे से तैयार कीजिए, मुझको कमेंट करके बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साइंस के सेशन के साथ शाम को। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।